Good morning, all of you. Today I will teach the next topic work power and energy. आज आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वर्क पावर एनर्जी जो है वो करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है। तो वर्क आप ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स applied on a body displaces a body through a certain distance in the direction of the applied force। मान लिया कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आपने मान लिया यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये कोई बुक है या कोई ब्लॉक है, वुडन का ब्लॉक है। उस वुडन के ब्लॉक को आपने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो आपने इसके ऊपर क्या लगाई, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दी। जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो यहाँ पे कुछ आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये आपके पास dx डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो वर्क डन जो होता है वो आपके पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क डन है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब जब किसी बुक या किसी किताब को आप उठा के एक जगह से या किसी भी एक चीज़ को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख देते हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स इंप्लीमेंट होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, वर्क डन। तो देखिए, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द, अभी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो वर्क डन आपके पास आ रहा है, ये वर्क डन जो है वो आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ जब आपके करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, वर्क डन। अभी देखिए, मैं सिंपली बात करता हूँ इसके डायमेंशंस फार्मूले की। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है कि आपके पास आता है एम एल टी माइनस टू और साथ में आता है एल। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है एम एल टू टी माइनस टू। तो ये जो डायमेंशन फार्मूला आ गया, ये आपके पास किसका आ गया, वर्क डन का। तो बात आपको क्लियर होगी। तो देखिए, ये आपके पास वर्क डन की क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। अभी बात करते हैं, लेकिन किसी एक केस में ऐसा भी होता है कि वर्क डन नहीं होता है। वर्क डन नहीं होता है उस केस में, जैसे मान लिया कि किसी दीवार को आप जोर से धक्का देते हैं लेकिन वो दीवार वहाँ से हिलती नहीं है, तो उस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपने तो फोर्स इंप्लीमेंट की, तो आपने फोर्स इंप्लीमेंट की, फिर भी वहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, वर्क डन। तो वर्क डन जो होता है वो आपके पास आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है इसकी यूनिट्स की, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका डायमेंशन फार्मूला जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे आपके पास ये आ गया एम एल टी माइनस टू, ये आया एल, और यहाँ पे आ गया एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। अभी किसी एक केस में जो वर्क डन होता है वो जीरो भी होता है। तो वर्क डन जीरो कब होता है, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर। अभी मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। यदि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो होगी। उस केस में भी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो उस केस में भी वर्क डन आपके पास कितना आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। अभी देखिए, यूनिट्स की बात करते हैं। तो यूनिट्स की जब हम बात करेंगे तो यूनिट्स हमारे पास आती है, अभी आपको पता है कि W जो होता है वो आपके पास आता है F इंटू एस। जब W इज इक्वल टू एफ इंटू एस आता है, आपने F की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर आपने S की वैल्यू 1 पुट कर दी। जब आपने दोनों वैल्यू 1 पुट कर दी तो W भी किसके बराबर आएगा, 1 के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो वर्क डन था, वो जो वर्क डन जो था वो आपने इम्प्लीमेंट किया, और वर्क डन आपने कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, किस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट किया, जिस डायरेक्शन में आपके पास क्या लगती है, फोर्स लगती है। क्लियर। आगे देखिए, इसके अलावा भी इसकी यूनिट्स एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क होती हैं। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, एक आपके पास आती है CGS सिस्टम में, और दूसरी आपके पास आती है SI सिस्टम में। अब देखिए, CGS सिस्टम में क्या आती है और SI सिस्टम में क्या आती है। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की वर्क डन की। तो वर्क डन जो मेरे पास आया वो मेरे पास होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस।
ये W इंटू एफ इंटू एस के बराबर होता है। आपको पता है फोर्स की यूनिट होती है 1 डाइन और डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आती है अर्ग। तो 1 डाइन सेंटीमीटर जो होती है वो अर्ग के बराबर होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 अर्ग जो होता है वो 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। और ये जो इसकी यूनिट आई है वो किस में आई है? CGS सिस्टम में। अभी बात करते हैं SI सिस्टम में। अभी मैं SI सिस्टम की जब बात करूं तो आपके पास जो W होता है वो आपके पास आता है F इंटू एस। और आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो आपके पास होता है, वर्क डन की यूनिट होती है SI सिस्टम में जूल। वो कहाँ से आई? क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और जो आपके पास S जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है 1 मीटर। तो आपके पास जो 1 जूल आ रहा है वो आपके पास आता है 1 न्यूटन और 1 मीटर। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया? 1 जूल के। 1 जूल होता है 1 न्यूटन 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये आपके पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ गए, एक SI सिस्टम आ गया, दूसरा CGS सिस्टम आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है रिलेशन। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने रिलेशन निकालना है किसके बीच में? रिलेशन आपने निकालना है जूल और अर्ग के बीच में। जब आपने जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन निकालना है तो आपको पता है कि 1 जूल जो होता है वो आपके पास आता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल आपके पास होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अभी आपके पास 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर। जब आपने दोनों का बेसिक जैसे पावर्स ऐड कर दी तो आपके पास है 10, 5 + 2, यह है डाइन और यह है सेंटीमीटर। तो ये बन गया 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल जो होता है वो आपके पास होता है 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन है जूल और अर्ग के बीच में। ऐसे ही सेम रिलेशन आपने ड्राइव किया था न्यूटन और डाइन के बीच में। तो देखिए 1 जूल जो होता है वो आपके पास आता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और आपको पता है इसकी जो पावर आती है वो 10⁵ डाइन आती है। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। बेसिक जैसे पावर्स ऐड कर देते हैं तो आपका 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर बनता है। और आपको मैंने बताया कि डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? अर्ग के। तो 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रेविटेशन यूनिट। अभी इसकी जो ग्रेविटेशन यूनिट्स आती है, ग्रेविटेशन यूनिट से सामने इंडिकेशन है कि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। मतलब आपके पास जो वर्क डन होगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया, जो ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ वर्क ये बोलते हैं, इट इज सेड टू बी 1 ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ वर्क इफ यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू ए यूनिट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। मतलब आप बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे और कितना डिस्प्लेस करेंगे? 1 यूनिट डिस्प्लेस करेंगे। अभी इसमें दो सिस्टम आते हैं, एक आपके पास आता है CGS सिस्टम और दूसरा आपके पास आता है SI सिस्टम। अभी CGS क्या होता है और SI क्या होता है? तो CGS सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मैंने ये बोला कि जो W होता है वो F इंटू S होता है। तो आपको पता है कि इसकी 1 ग्राम सेंटीमीटर और फोर्स की यूनिट क्या होती है? 1 ग्राम वेट और सेंटीमीटर की यूनिट होती है 1 सेंटीमीटर। तो ये बन जाता है 980 डाइन 1 सेंटीमीटर। तो ये मिलके बन जाता है ग्राम सेंटीमीटर और ये आता है 980 अर्ग। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर जो होता है वो 980 अर्ग के बराबर होता है। तो नेक्स्ट मेरे पास आता है, ये तो मैंने CGS सिस्टम में निकाली थी इसकी यूनिट, अभी मैं SI सिस्टम में इसकी यूनिट निकाल रहा हूँ। तो SI सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो देखिए SI सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें kg के साथ ये रिलेटेड होगी। तो kg के साथ ये रिलेटेड होगी। इसमें क्या बोला जाता है? इट्स यूनिट ऑफ वर्क इज किलोग्राम मीटर। इसकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है? किलोग्राम मीटर। लेकिन जब 1 किलोग्राम मीटर जो आता है वो 1 kgm और ये साथ में आ गया 1 kg वेट प्लस 1 मीटर।
अभी देखिए 1 kg में आपके पास आता है 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और सारे कैलकुलेट करते हैं हम तो 1 kg m इज इक्वल टू होता है 9.8 जूल के बराबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसआई सिस्टम में जो यूनिट ऑफ वर्क होती है वो किलोग्राम मीटर होती है, इसमें आपके पास 1 kg m होता है 1 kg वेट इंटू 1 मीटर, और जब आपने इसको चेंज कर दिया तो ये आपके पास हो गया 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसमें 1 kg मीटर होता है 9.8 जूल के बराबर होता है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इट इज़ डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 kg वेट, जब 1 kg वेट जो है वो डिस्प्लेस करता है किसी बॉडी को कितने डिस्टेंस के साथ, 1 मीटर के साथ उसी डायरेक्शन में, तो इसकी ये यूनिट आती है ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ क्या आ गई, वर्क आ गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है वो मेरे पास इसकी दूसरी भी कुछ यूनिट्स होती हैं। इसकी दूसरी यूनिट्स जो होती हैं, जैसे मैंने बोल दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.610⁻19 जूल के बराबर होता है, और आपके पास जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.610⁻13 जूल के बराबर होता है। 1 किलो वाट आर 3.610⁶ जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल 4.2 जूल के बराबर होता है। तो ये इसकी दूसरी क्या आ गई, इसकी यूनिट्स आ गई। ठीक है, अभी देखिए मैंने बोला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आ रहा है, ये जो वैल्यूज़ मैंने बताई हैं आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, लर्न कर लेनी है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे पास आता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो मैंने ये बोला कि मेरे पास मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, जब मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, तो जब मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया और ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे ये आया y, और यहाँ पे ये आ गई फोर्स F कोस थीटा, और ये आपके पास आ गया F, और ये आ गया थीटा। इस बॉडी को लिया और आपके पास इस बॉडी को आपने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया कुछ डिस्टेंस के साथ, ये B पॉइंट आ गया, ये X पॉइंट आ गया, यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट थी वो S थी। ठीक है, और यहाँ पे एक F कोस थीटा आ गया, दूसरा आपके पास आ गया F साइन थीटा। दो कंपोनेंट मेरे पास ये आ गया, मतलब जो फोर्स है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, एक F साइन थीटा में, दूसरी किस में होगी डिवाइड, F कोस थीटा में। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी ये लिखा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, और उस पर F फोर्स मैंने अप्लाई की बॉडी के ऊपर, और आपके पास जो बॉडी थी वो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई थी वहाँ पे मूव की है, थीटा उसका एंगल आ गया, तो मैंने ये बोला S उसका डिस्टेंस था। तो यहाँ पे जो फोर्स थी वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, एक F कोस थीटा में जो कि कंपोनेंट था किस डायरेक्शन में जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और दूसरा F साइन थीटा था जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। तो ये जो टोटल मेरे पास वर्क डन आ गया, जो टोटल वर्क डन आया है मेरे पास वो आ गया है F कोस थीटा इंटू एस के बराबर, और जब आपने इसको दूसरी फॉर्म में लिखा वेक्टर फॉर्म में तो आपके पास ये आ गया F डॉट एस के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास था नेक्स्ट आर्टिकल वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स के बराबर। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेरे पास वो मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है कि वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल में ये लिखा गया है कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है कांस्टेंट फोर्स से, जिसमें F जो आपके पास लिखी है 2I + 3J - 5K न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है, प्रोड्यूसिंग ए डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है 2I + 4J + 3K मीटर इन द बॉडी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपके पास सबसे पहले जब कभी भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपने क्या काम करना है, आपके पास फोर्स होनी चाहिए और आपके पास डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स भी है और आपके पास यहाँ पे ये फोर्स आ गई और आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो जब आपके पास फोर्स भी आ गई डिस्प्लेसमेंट भी आ गई तो आपने निकालना क्या यहाँ से वर्क डन, और वो जो वर्क डन होता है वो आपके पास प्रोडक्ट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। तो ये आपके पास आ गया 2I + 3J - 5K के बराबर।
और इसको आपने मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट के साथ 2i 4j प्लस 3k के बराबर। ठीक है, अभी क्या काम करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो 16 माइनस 15 जो है वो आपके पास आ गया 1। तो वर्क डन जो आपके पास आया वो 1 जूल आया। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपने इसकी यूनिट जरूर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास वर्क डन। जो वर्क डन होते हैं वो 3 तरह के वर्क डन होते हैं मेरे पास। देखिए, सबसे पहले जो वर्क डन आता है वो आपके पास आता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा आता है आपके पास नेगेटिव वर्क डन, और तीसरा आपके पास आता है जीरो वर्क डन। ये 3 तरह के वर्क डन आपके पास आ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन आ गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरती है, तो वो जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। तो इस केस में मैंने पहले ही बताया आपको कि W जो होता है वो एफ एस कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई, तो जो वर्क डन होता है वो एफ एस कोस ऑफ 0 डिग्री होता है। और जब ये कोस 0 हो गया तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो W आपके पास आया F इंटू एस के बराबर। तो देखिए ये आपके पास वर्क डन किसके बराबर आ गया, F इंटू एस के बराबर। तो देखिए ये आपके पास था थीटा, यहाँ पे 0 दिया था। थीटा 0 क्यों दिया था, क्योंकि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो W आपके पास होता है एफ एस कोस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर दी, तो यहाँ पे W एफ एस के बराबर हो गया। दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन। इस तरह का जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। अभी कुछ इसके एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले बोला जाता है कि वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो ये जो वर्क डन होता है ये आपके पास पॉजिटिव वर्क डन होता है। और ये आपके पास आता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये आपके पास होता है m इंटू जी इंटू एच के बराबर। अभी दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ। जब कभी भी कोई लेबरर जो है वो पॉजिटिव वर्क करता है किसी लोड को नीचे से ऊपर को ले जाने के लिए, तो वो जो है वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, जैसे आप सीमेंट को कैरी करते हैं, सैंड को कैरी करते हैं, यहाँ पे फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लगती हैं, तो आप ये बोलेंगे कि इट इज़ बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेबर एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों किस में लग रही हैं, सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। मतलब पॉजिटिव वर्क डन वो वर्क डन होगा जब आपके पास ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लेंगे, तो वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसके साथ और सारे भी एग्जाम्पल्स मेरे पास आते हैं। जैसे कोई लेबरर है, कोई लेबरर जो है लोन रोलर को पुल करता है या पुश करता है, ठीक है, उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करता है, तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो भी आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या आपके पास कोई डग बार होती है, डग बार को रस्सी खींचते हैं। जब आप रस्सी खींचते हैं तो रस्सी खींचते होते एक तरफ भी जो है पर्सन खड़े होते हैं, दूसरी तरफ भी पर्सन खड़े होते हैं। जब वो इतनी फोर्स लगाते हैं कि रस्सी खींच के जब वो एक ही डायरेक्शन में चली जाती है, तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होती हैं, तो वो भी वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। तो यहाँ भी बोला गया इन ए डंग ऑफ वार, जो वर्क डन होता है विनिंग टीम का वो पॉजिटिव होता है। दिस इज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द विनिंग टीम इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लूजिंग टीम। तो एक टीम लूज करती है, दूसरी क्या करती है, उसको गेन करती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या होता है कि जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब वो जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का, मतलब थीटा इस केस में कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री का एंगल होता है तो यहाँ पे बोला गया कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री का होता है तो उस केस में जो वर्क डन आपके पास आता है वो W इज इक्वल टू एफ एस कोस ऑफ 90 डिग्री होता है, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये देखिए
यहाँ पे आगे कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जब फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में थी, तो कोस 90 जीरो हो गया, तो W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एस हो गया, तो कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू जीरो इंटू एस हो गया, ये जीरो हो गया। तो इस केस में नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल इसके आते हैं कि व्हेन यू कैरी योर स्कूल बैग बाय द स्लिंगिंग इट ऑन योर बैक एंड मूव हॉरिजेंटली, मतलब आपने कोई बैग उठाया होता है और आप हॉरिजेंटली चल रहे होते हैं, उस केस में नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ऐसे क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द स्कूल बैग, क्योंकि जो आपके पास स्कूल बैग है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, तो वर्टिकल कहाँ को लगती है? वो डाउनवर्ड लगती है, और जब वो डाउनवर्ड लगती है तो उसमें ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती किसी भी एक डायरेक्शन में। इन अदर वर्ड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास किसका एग्जांपल आ गया? आपके पास आ गया जीरो वर्क डन का। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जीरो वर्क डन के, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जब कोई पर्सन जो है एक कोई बैग होल्ड करता है, होल्डिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड, अपने सूटकेस उसने होल्ड किया होता है, किसी पर्सन ने ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा होता है, देन द वर्क डन इज जीरो, उस केस में वर्क डन जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज फोर्स applied by the person to hold the suitcase on his head is perpendicular to the horizontal distance doubled by the person। इस केस में दोनों ही क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन के केस में बोलते हैं कि जो थीटा होता है वो आपके पास आता है 180 डिग्री। जब थीटा आपके पास 180 डिग्री आता है तो उस केस में जो W होता है वो एफ एस इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री होता है, और कोस 180 किसके बराबर होता है? नेगेटिव के, तो W होता है माइनस एफ एस के बराबर। तो इस केस में जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव के बराबर होता है। देखिए कि एग्जांपल्स मेरे पास आ गए। मैंने बोला कि व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m, कोई बॉडी थी जिसका मास m था, उसको आपने क्या किया? वर्टिकल फोर्स लगाई और वो A टू B पॉइंट पे मूव कर रहा था जिसकी हाइट h थी, तो उस केस में दोनों का वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कोस की क्या आएगी? वैल्यू 180 आएगी और ये आएगी mgh। नेक्स्ट आपके पास आता है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो आपने ब्रेक्स अप्लाइड कर दी किसी मूविंग कार को रोकने के लिए, तो उस केस में भी जो वर्क डन होता है, जो ब्रेक अप्लाई की गई हैं वो दोनों अपोजिट होते हैं, यहाँ पे जो फोर्स होती है वो अपोजिट होती है। इस केस में भी जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव, मतलब कोई कार चल रही है और आपने ब्रेक अप्लाई की है, तो ब्रेक उसको फोर्स को उसके अपोजिट लगती हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों आपस में अपोजिट केस में आती हैं, तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा? आपके पास है नेगेटिव होगा। नेक्स्ट आपने बोला कि व्हेन ए बॉल रोल्स ऑन द रफ सरफेस, कोई बॉल था वो रफ सरफेस पे मूव कर रहा था, उस केस में भी जो वर्क डन होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इस केस में भी जो है वो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों क्या होती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है। मतलब बॉल चल रहा है तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये दोनों अपोजिट हैं, और जिस केस में भी अपोजिट होंगे उस केस में थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा, तो उस केस में आपके पास क्या होगा? वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट केस आपके पास आता है इन ए डंक ऑफ बार। इन ए डंक ऑफ बार आपके पास जो लूजिंग टीम है उसके पास जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई की होती है उसमें जो लूजिंग टीम होती है वो उसके ऑपोजिट चलती है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो आपके पास क्या आता है? नेगेटिव आता है। अभी देखिए कंडीशंस यहाँ पे बोलेगी वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव कब बोलेंगे? इफ थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा। वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा। वर्क इज सेट टू बी 0 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और नो वर्क होगा जब कोई बॉडी को डिस्प्लेस ही नहीं किया जा सकता। जैसे मान लिया कि आपके पास दीवार थी, दीवार के ऊपर अपना हाथ से फोर्स लगाई लेकिन वो दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो आपके पास क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुई है। नेक्स्ट लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। न्यूमेरिकल आपके पास बोला पार्टिकल मूव्स अलोंग ए एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 5 - 3x + 2x² न्यूटन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स।
इस न्यूमेरिकल में आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी दी है, लेकिन उसकी वैल्यू 0 से लेकर 4 मीटर दी हुई है, और आपके पास फोर्स भी दी हुई है। तो आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन आपके पास, जो वर्क डन आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा dW इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। फिर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो dW आ गया, फिर आपके पास f इंटू डी एक्स आ गया, तो यह 0 इंटू 4 आया। फिर आपके पास आ गया 0 इंटू 4, और आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो थी फोर्स की वैल्यू थी 5 माइनस 3x प्लस 2x² इंटू डी एक्स। ठीक है, जब आपने इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5 आपके पास बाहर आएगा, 0 टू 4 आएगा, और यहाँ पे डी एक्स आएगा, माइनस 0 टू 4 आएगा, यहाँ पे 3x इंटू डी एक्स आएगा, प्लस 0 टू 4 आएगा, यहाँ पे 2x² इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा 5 इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो x, ये आएगा 0 टू 4 माइनस 3 आप बाहर ले आएंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा x² अपॉन 2, लिमिट आएगी 0 टू 4 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x³ अपॉन 3, लिमिट आएगी 0 टू 4। ठीक है, अभी आप क्या काम करेंगे, आपके पास आएगा 5, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 4, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, माइनस 3, अपर लिमिट पुट करेंगे 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, और आपके पास फिर आएगा 2 इंटू, यहाँ पे आएगा 4 की पावर 3 अपॉन 3, फिर आएगा 0। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आएगा 20, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 3 इंटू 16 अपॉन 2, फिर आएगा माइनस 0, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू आपके पास आएगा 64 अपॉन 3 माइनस 0। फिर आपके पास सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो 20 माइनस 24 प्लस 42.67, सारे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 38.67 जूल के बराबर आएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है, देख लीजिए ऐसे ही सॉल्व किया है। यहाँ पे dW इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स है, फिर आपके पास आपने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट लिया आपने 0 से लेकर 4 एफ इंटू डी एक्स के, फिर आपके पास 0 टू 4 आ गया, यहाँ पे आपने लिखा 5 माइनस 3x प्लस 2x² इंटू डी एक्स, 5 आपने बाहर लिख लिया, यहाँ पे x 0 टू 4 माइनस 3 इंटू x² अपॉन 2 0 टू 4, 5 अपर लिमिट पुट कर दी 4, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 3, अपर लिमिट पुट कर दी 16 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 64 अपॉन 3 माइनस 0, सारे को कैलकुलेट कर दिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई वर्क डन की। ठीक है, तो बाकी का जो है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद।